नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो कि छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 के सारांश पर है, उस पर आधारित है। और इसे लिखा है डॉक्टर SD चौबे और नीलेश सर ने, है ना। और कल हमने पढ़ा था पांडु वंश की उपलब्धियों के बारे में कि किस प्रकार से जो है पांडु वंश धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध रहा, किस तरह जो है पांडु वंश के काल में छत्तीसगढ़ ने अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया, है ना। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल रहा, किस प्रकार से वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म, तीनों धर्मों का एक साथ जो है विकास हुआ छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के काल में, है ना। आज हम पढ़ेंगे पांडु वंश काल के अगले पड़ाव की ओर, और उसमें हम देखेंगे पांडु वंश के स्थापत्य कला के बारे में। और स्थापत्य कला को हम मुख्यतः दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहला भाग है मंदिर और दूसरा है बौद्ध विहार। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ बीच में ब्रेक करके, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इकोनॉमिक सर्वे का हैंड रिटन PDF दीक्षित सर द्वारा आप लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है ना। उसका PDF का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि उस पर हमने किसी भी प्रकार से उसको कंप्रेस नहीं किया है, तो इसीलिए उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। आगे बढ़ते हैं पांडु वंश के स्थापत्य कला की ओर। तो इनको दो भागों में बांट कर देखा जा सकता है। पहला है मंदिर और दूसरा है बौद्ध विहार। मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर। अच्छा, लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? खरौद में है। लेकिन लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? वो है सिरपुर में, है ना। ये मैं लिख देता हूँ, लक्ष्मणेश्वर मंदिर आपका खरौद में है और लक्ष्मण मंदिर जो है सिरपुर में है। सिरपुर अर्थात गरियाबंद में, है ना। गंधेश्वर महादेव मंदिर है, बालेश्वर महादेव मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये पल्लारी में है, ठीक है। इसके अलावा राम मंदिर है, त्रिदेव मंदिर है। बौद्ध विहारों की बात करें तो आनंद प्रभु बौद्ध विहार, पद्मपाड़ी बौद्ध विहार, तिवरदेव बौद्ध विहार, भिक्षुणी बौद्ध विहार, बौद्ध सुरंग टीला और जैन विहार, है ना। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के दौरान जो है 22 शिव मंदिर और 4 विष्णु मंदिर जो है का निर्माण किया गया था, है ना। आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लक्ष्मण मंदिर के बारे में। लक्ष्मण मंदिर है, जैसे कि आपको मैंने बताया, कहाँ है? लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में। किस शैली में बना है? तो ये जो है लक्ष्मण मंदिर नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। लाल ईंटों से, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, लाल ईंटों से बना मंदिर है। इसका निर्माण जो है रानी वाष्टा देवी ने शुरू किया था और महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इसको पूर्ण किया था, है ना। रानी वाष्टा देवी ने किसकी याद में शुरू किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। थोड़ी देर बाद या तो मैं ही बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समर्पित देव अर्थात किसके लिए, किस देवता को ये समर्पित मंदिर है? तो बैकुंठ नारायण। बैकुंठ नारायण किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को ही कहा जाता है बैकुंठ नारायण मंदिर, है ना। अब एक प्रकार से विष्णु मंदिर है। इसकी तुलना जो है एडविन एराल्ड ने ताजमहल से की है ना। एडविन एराल्ड ने ताजमहल से की है और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे अद्भुत रत्न की उपाधि दी है ना। इस मंदिर में जो है भगवान विष्णु के रूप में लक्ष्मण जी की एक छोटी सी काली पत्थर की मूर्ति है, जो शेषनाग पर बैठे हैं, ठीक है, जो शेषनाग पर बैठे हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मणेश्वर मंदिर। लक्ष्मणेश्वर मंदिर आपको मैंने बताया कहाँ है? खरौद। खरौद कहाँ है? जांजगीर चांपा में, है ना। महानदी के इस पार खरौद है और उस पार क्या है? गिरौदपुरी है। खरौद में ही सारे मंदिर हैं आपका, जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है और राम सीता जानकी मंदिर है ना। बहुत अच्छा मंदिर है, आप लोग जाके कभी देखिएगा। ऐसे जगहों को घूमने का मैंने कहा था आपको पिछले क्लास में, मैंने कहा था कि एक तीर से दो शिकार वाले बात होते हैं। वहाँ घूमने का घूमना हो जाएगा और थोड़े से ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में भी आप जान जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मणेश्वर मंदिर को जो है लाखा चौर मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, लखेश्वर महादेव मंदिर, ईशान देव मंदिर, लक्षलिंग मंदिर कहा जाता है, लक्षलिंग महादेव मंदिर कहा जाता है। और ये जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण जो है ईशान देव ने कराया था। और इस मंदिर के बारे में एक विशेष तथ्य ये है कि ये 1 लाख छिद्र से मतलब यहाँ पर उपस्थित है लिंग के आसपास। और यहाँ कहा जाता है कि कितना भी पानी भरें आप,
वो खाली हो जाता है ना। ऐसी प्रसिद्धि है इस मंदिर के बारे में। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है गंगाधर राव ने कराया था। गंगाधर राव है ना, गंगाधर राव कौन थे? गंगाधर राव जो है, गंगाधर राव कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय के कमांडर थे, सेनाध्यक्ष थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, मैकल के सोमवंश के बारे में जानते हैं। इनका शासनकाल जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी रहा। राजधानी इनकी अमरकंटक रही। और जानकारी की इनका स्रोत जो है मल्हार ताम्रपत्र और बम्हनी ताम्रपत्र से मिलता है कि मैकल वंश की शासनकाल जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच रही है ना। एक सिंबॉलिक इमेज मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है ना, कोशिश किया है। और ये जो आपको पूरी क्लास आती है, इसके लिए इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही क्लासेस आपके लिए कंसिस्टेंट हम लाते रहें, है ना। इसके प्रमुख शासकों के बारे में बात करते हैं। सोमवंश के प्रमुख शासक तो जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल और सूरबल हैं, है ना। सूरबल के बारे में एक विशेष तथ्य ये है कि मल्हार के ताम्रपत्र के अनुसार जो है सूरबल ने जयेश्वर भट्टारक के लिए ताला गांव दान में दिया था। ताला गांव अर्थात संगम ग्राम, है ना। ताला गांव का पुराना नाम क्या है? संगम ग्राम है। और जयेश्वर भट्टारक को ये गांव दान में दिया था, किस लिए? देवरानी मंदिर बनाने के लिए। और ये मंदिर कब बनी थी आपको पता ही होगा, 6वीं शताब्दी में बनी हुई सबसे पुरानी मंदिर है ना। प्रशस्तियों में जो यहाँ का है, जयबल और वत्सबल का उल्लेख जो है बिना किसी उपाधि के किया गया है। उपाधि नहीं मतलब ये राजा नहीं थे, क्या हो सकते थे उस समय के? ये गुप्त वंश के सामंत रहे होंगे, है ना। आपको मैंने बताया था कि यदि सीधा शासन नहीं करते हैं तो वो सामंतों के माध्यम से, सामंत अर्थात गवर्नर जैसे मान के चलिए, है ना। गवर्नर हो गए, सामंत हो गए, तो इनके माध्यम से पिछले आप लोग हिस्ट्री में आगे चल के पढ़ेंगे कि जैसे महिपत राव दिनकर वगैरह जो आए हैं, है ना, जमींदार है, तो इनके माध्यम से शासक जो है शासन करते थे। और उसी प्रकार के ये गुप्त वंश के सामंत रहे होंगे, इसीलिए जो है उसमें इनका उल्लेख नहीं मिलता प्रशस्तियों में, है ना, जयबल और सूरबल का। आगे बढ़ते हैं कलिंग के सोमवंश की ओर। इनका शासनकाल जो है 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य रहा। इनका शासन क्षेत्र जो है कोसल, उत्कल और कलिंग रहा, है ना। संस्थापक ये इस वंश के संस्थापक जो है शिवगुप्त रहे हैं। उपाधि इन्होंने, इस वंश के शासकों ने उपाधि जो है त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र अर्थात कौशल क्षेत्र को जीतने वाले, है ना, ये 2 उपाधि लेते थे। इस वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। शासकों से जानने से पहले जो है कुछ इतिहास जान लेते हैं इस वंश के बारे में। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार जो है महाशिवगुप्त का पुत्र देवनंद ने अपनी प्रशस्तियों में स्वयं के साथ जो है पूरे कुल को पांडु वंश कहना बंद कर दिया था, है ना। और उसके स्थान पर सोमवंश शब्द का प्रयोग जो है किया था। अर्थात कह सकते हैं कि पांडु वंश का ही अगला भाग है जो सोमवंश कहलाया, कलिंग का सोमवंश विशेषकर से, है ना। और इनके नामों के बारे में राय बहादुर हीरालाल स्पष्ट करते हैं, मतलब कहते हैं कि बचपन में इनका नाम तो अलग होता था, लेकिन राजकीय गद्दी प्राप्त करने के बाद इनका नाम जो है परिवर्तित हो जाता था, इनको अपना नाम बदलना पड़ता था, है ना। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा राय बहादुर हीरालाल कहते हैं। और इनका शासन काल आप लोगों को मैंने बता ही दिया। शासन क्षेत्र उत्कल, कोसल और कलिंग, है ना। त्रिकलिंगाधिपति ये टाइटल इसलिए धारण करते हैं क्योंकि ये कोसल, कलिंग और उत्कल पर जो है आधिपत्य करते थे। कौशलेंद्र अर्थात कोसल के अधिपति होने के कारण ये उपाधि धारण करते थे। ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग याद रखिएगा, है ना। प्रमुख शासकों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले शासक हैं भौगुप्त। भौगुप्त का जो शासनकाल है 850 से 880 ईस्वी के बीच रहा है ना। महाशिवगुप्त प्रथम का जो है शासनकाल 880 से 920 ईस्वी के बीच रहा है। इसके बाद हम देखते हैं तो महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, द्वितीय भीमरथ, धर्मरथ, ये भीमरथ के ही पुत्र थे तीनों, धर्मरथ, नहुष और
हाँ, ययाति के ये तीनों पुत्र थे, सॉरी, महाशिवगुप्त ययाति के, स्पष्ट कर दूंगा आगे चल के आपको मैं, है ना। तो आइए देखते हैं शिवगुप्त के बारे में। इन्होंने जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं की थी। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी, है ना। ठीक है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो इन्होंने जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं की थी। शिवगुप्त जो है कलिंग के सोमवंश के प्रथम शासक रहे, अर्थात संस्थापक रहे हैं, है ना। और इस अकेले शासक हैं जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं की थी। इन्होंने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। शैव मतावलंबी थे और इन्हीं के शासन काल में त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने कौशल में चढ़ाई की और पाली क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, है ना। शैव मतावलंबी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभवगुप्त प्रथम, जिनको जन्मेजय भी कहा जाता है, 880 से 920 ईस्वी के बीच इनका शासन काल रहा और इनका उपनाम धर्मकंदर्प और सभावतुंग था। इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। कौशलेंद्र की उपाधि धारण की थी। कौशलेंद्र की उपाधि क्यों धारण की थी कि महानदी के दक्षिण स्थित सारंगगढ़ और सिरपुर पर इनका जो है अधिकार था। इन्होंने जीता था इस क्षेत्र को, इसीलिए कौशलेंद्र की उपाधि धारण की थी। कौशलेंद्र, ठीक है। इसके अलावा परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परम महेश्वर, ये तीनों कॉमन है। ये लगभग सभी शासक इसको धारण करेंगे। ये भी शैव धर्म के मतावलंबी थे। उनके 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें सिद्धम और ओम से ताम्रपत्रों का प्रारंभ जो है देखने को मिलता है, सिद्धम और ओम से, है ना। आगे बढ़ते हैं महाशिवगुप्त प्रथम की ओर। इन्हें ययाति भी कहा जाता है। इनकी राजधानी थी ययातिपुर। इन्होंने जो है विनीतपुर का नाम बदलकर जो है अपने नाम पर ययातिपुर रखा और उसे अपने राजधानी बनाई, है ना। महाशिवगुप्त ययाति ने जो है चेदी नरेश दुर्गराज पर आक्रमण कर उनको पराजित किया, है ना, और देहात को जलाकर तहस नहस कर दिया। किसको पराजित किया? चेदी नरेश दुर्गराज को इन्होंने जो है पराजित किया और देहात को तहस नहस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके एक शिलालेख है जिससे इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके वो उसका नाम क्या है? मारंजमूर शिलालेख सभी शासकों के बारे में हम एक साथ भी पढ़ेंगे लास्ट में, है ना। कंसाइज करके उसको मैं आपको एक साथ इंटीग्रेट करके बता दूंगा। महाभावगुप्त द्वितीय, है ना, जो मैं कंफ्यूज हो रहा था, इनके तीनों पुत्र हैं ये, महाशिवगुप्त द्वितीय, महाभावगुप्त तृतीय, जिसको नहुस कहा जाता था, और इंद्ररथ, ये इनके तीनों पुत्र हैं, है ना। इनको मैं बता ही दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये इनके तीनों पुत्र हैं, ठीक है। यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, पुत्र, ठीक है। महाभवगुप्त द्वितीय, जिनको जो है भीमरथ भी कहा जाता है, ये भी शैव धर्म के मतावलंबी थे। इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? कटक ताम्रपत्र से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इसे जो है पृथ्वी का भूषण एवं कली का कल्प वृक्ष कहा गया था। किनको? महाभावगुप्त द्वितीय को कहा गया था। दोस्तों, ऐसे फैक्ट याद रखने का महत्व यह है कि इसको आप कभी जब मेंस में सवाल आए तो आप कोट करके लिख सकते हैं। तो इन सब फैक्ट का तो है वनडे एग्जाम्स में उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं ऐसे फैक्ट्स, है ना। और इनके 3 पुत्र थे, महाशिवगुप्त द्वितीय, महाभावगुप्त तृतीय और इंद्ररथ, है ना। प्रथम द्वितीय तो खुद थे। आगे बढ़ते हैं महाशिवगुप्त द्वितीय के बारे में, जिनको धर्मरथ कहा जाता था। और इनके बारे में विशेष तथ्य यह है कि इनको द्वितीय परशुराम भी कहा जाता था।
है ना, द्वितीय परशुराम। ये कहाँ लिखा है? ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है। और इनके बारे में इनके बारे में प्रमुख जानकारी जो है, हाँ ये तो अभिलेख में आपको बता ही दिया, शिलालेख महुलपारा अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। महुलपारा अभिलेख, है ना। आगे बढ़ते हैं। महाभावगुप्त तृतीय, जिनको क्या कहा जाता है? नहुष, है ना, नहुष कहा जाता है। इनके बारे में उतना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं। इंद्ररथ इनके तीसरे पुत्र है ना, इंद्ररथ की जानकारी इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? बानपुर अभिलेख से मिलती है। बानपुर अभिलेख से मिलती है ना। इसके बाद जो अगले शासक हैं महाशिवगुप्त तृतीय, चंडीहर ययाति कहते थे, है ना। और इन्होंने भी त्रिकलिंगाधिपति की वो उपाधि जो है धारण की थी। अगले शासक है महाभावगुप्त चतुर्थ, जिनको उद्योत केसरी भी कहा जाता है। उद्योत केसरी कहा जाता है। और ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है ना। इनकी माता थी कोलावती। अभिलेख इनका है भुवनेश्वर अभिलेख। भुवनेश्वर अभिलेख से इनके बारे में जो है जानकारी मिलती है। भुवनेश्वर अभिलेख। इसके बाद अगले शासक महाशिवगुप्त चतुर्थ हैं। इन्होंने भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। और साम्राज्य का जो है इन्होंने विस्तार कोसल, उत्कल और कलिंग तक पुनः हो चुका था इनके टाइम में, है ना। और इसके बाद जो है कर्णकेसरी अंतिम शासक हैं। अंतिम शासक, अंतिम कहना चाहिए, सोमवंशीय शासक हैं। और इनके बारे में जानकारी जो है रत्नागिरी अभिलेख से मिलती है। रत्नागिरी अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। किनके बारे में? कर्णकेसरी के बारे में, है ना। शासन व्यवस्था की बात करते हैं। ये तो हमने प्रमुख शासकों के बारे में जाना। इसके बाद हम शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सोमवंश की शासन व्यवस्था में कौन कौन से भाग थे उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला भाग है देश, विषय, भुक्ति, मंडल और खंड। 4 भागों में इनकी शासन व्यवस्था चलती थी, आधारित थी, है ना। देश के बाद विषय अर्थात विषय में जो है पोटा, ओंगन, तट, निमुन, संदाना इत्यादि आते थे। इसके बाद मंडल थे। मंडल के बारे में बात करें तो गिगांडा मंडल, संबरवाड़ी, रोगांडा मंडल इत्यादि आते थे। और सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करें तो खंड जो है सबसे छोटी इकाई थी इनकी शासन व्यवस्था की। किनकी शासन व्यवस्था की? सोमवंशी शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो है खंड थी। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं शासन व्यवस्था के बाद शासक और उनके अभिलेख के बारे में। तो जन्मेजय का जो है अभिलेख सोनपुर अभिलेख है। ययाति के बारे में अभिलेख जो है मंजमूर अभिलेख। भीमरथ का कटक ताम्रपत्र है। मैं हाईलाइट करते चलता हूँ। इसके पश्चात जो है धर्मरथ का महुलपारा ब्रह्मेश्वर शिलालेख है। इंद्ररथ का बानपुर अभिलेख है। उद्योत केसरी का भुवनेश्वर अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती थी। कर्णकेसरी का अभिलेख जो है रत्नागिरी अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से शासक और उनके अभिलेखों को मैंने जमा दिया है। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। अगला वंश है बाण वंश। बाण वंश के प्रमुख शासक के बारे में जान लेते हैं। इनका शासनकाल वही लगभग 9वीं शताब्दी आसपास रहा है। 9वीं शताब्दी में बाण वंश का शासनकाल रहा है। और ये जो है बाण वंश ने जो है कोरबा क्षेत्र में शासन किया। राजधानी इनकी पाली रही। और संस्थापक इसके थे महामंडलेश्वर मल्लदेव। महामंडलेश्वर मल्लदेव, ठीक है। प्रसिद्ध शासक रहे हैं इनके विक्रमादित्य। इन्होंने ही जो है पाली का शिव मंदिर का निर्माण कराया था, है ना। और ये जयमेव या जयमेय के नाम से जाने जाते थे। ये इनका उपनाम है ना, जाने जाते थे मतलब। और इस पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जो है
जाजल्य देव प्रथम ने कराया था। जाजल्य देव प्रथम ने कराया था, इसीलिए मंदिरों के दीवारों और स्तंभ पर जो है श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति लेख खुदा हुआ है। श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति लेख खुदा हुआ है। इसे जानकारी मिलती है कि जाजल्य देव ने इसका जो है कहना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। और त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ मुग्धतुंग, शंकरगढ़ मुग्धतुंग, शंकरगढ़ मुग्धतुंग ने जो है द्वितीय ने जो है किसको पराजित किया? विक्रमादित्य को पराजित किया, है ना। अब विक्रमादित्य को पराजित करने के साथ जो है ये वंश जो है समाप्त हो गया, है ना। अब अंत में शासकों और उनके द्वारा धारित उपाधियों के बारे में जान लेते हैं कि शासक और कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है उपाधि उन्होंने धारण की थी। आइए देखते हैं। इधर ले लेते हैं उपाधि, इधर ले लेते हैं शासक, ठीक है। महेश्वर महासेनापति, महेश्वर महासेनापति, ये किसने धारण किया था? अर्थपति भट्टारक ने। अर्थपति भट्टारक ने जो है ये उपाधि धारण की थी। अगली उपाधि है मातृ पितृ दानाध्याता। मातृ पितृ दानाध्याता, है ना। ये उपाधि किसने धारण की थी? बालार्जुन ने, है ना। अब अगली उपाधि है सोमकुल तिलक। ये उपाधि किसने धारण की थी? जन्मेजय ने ये उपाधि धारण की थी। द्वितीय परशुराम, अभी हाल ही में हमने पढ़ा, द्वितीय परशुराम। ये उपाधि किस शासक ने धारण की? धर्मरथ ने ये उपाधि जो है धारण की, है ना। तो इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म होता है। अगले नेक्स्ट क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और क्लास इन करने से पहले आज की क्लास हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने पांडु वंश के स्थापत्य कला के बारे में जाना। पांडु वंश से स्थापत्य कला जो है दो भागों में बांट कर इसे देख सकते हैं। क्या क्या? मंदिर और बौद्ध विहार। मंदिरों को हमने जाना, बौद्ध विहारों को जाना। मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर को जाना। लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से बना है, नागर शैली में बना है। लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर के बारे में जाना। इसके बाद हमने मैकल के सोमवंश के बारे में पढ़ा। सोमवंश का शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी रहा। राजधानी अमरकंटक रही है। जानकारी के स्रोत मल्हार ताम्रपत्र और बम्हनी ताम्रपत्र से सोमवंश की जानकारी हमें मिलती है। प्रमुख शासकों के बारे में जाना, जयबल, वशबल, नागबल, भरतबल, सूरबल के बारे में। कलिंग के सोमवंश के बारे में हमने पढ़ा। इसके संस्थापक शिवगुप्त रहे और शिवगुप्त ही अकेले ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण नहीं की थी। बाकी सभी शासकों ने जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा? इसके बाद इनके शासन व्यवस्था के बारे में जाना कि इनकी शासन व्यवस्था 4 भागों में बांटकर चलती थी। पहला भाग देश, विषय, भुक्ति, मंडल और खंड, ये 4 भाग थे इनका, है ना। शासक और उनके प्रमुख अभिलेखों के बारे में जाना। जन्मेजय, ययाति, भीमरथ, धर्मरथ, इंद्ररथ, उद्योत केसरी, कर्ण केसरी के बारे में, है ना। कौन कौन से अभिलेखों से इनकी जानकारी मिली, इसको जाना हमने। और अंत में हमने पढ़ा बाण वंश को। बाण वंश की शासनावधि 9वीं शताब्दी। क्षेत्र कौन सा रहा? कोरबा क्षेत्र। राजधानी कौन सी रही? पाली रही। संस्थापक कौन रहे? महामंडलेश्वर मल्लदेव रहे। प्रसिद्ध शासक की बात करें तो विक्रमादित्य इसके प्रसिद्ध शासक रहे, जो किससे हारे?
जो हमारे शंकरगढ़ मुग्ध तुंग द्वितीय से, जो कि कलचुरी शासक थे, और इन्होंने पाली का शिव मंदिर बनाया, जिसके दीवारों पर श्रीमद जाज्जल्य देवस्य कीर्ति लिखा हुआ है, जिससे प्रमाण मिलता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है जाज्जल्य देव ने कराया था। और विक्रमादित्य की उपनाम के बारे में बात करें तो जयमऊ या जयमऊ या जयमे इनका उपनाम था। तो आज हमारा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म होता है। कल से हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, है ना, मध्य इतिहास काल को समझेंगे। और जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि फ्री पीडीएफ आपको मिल रहा है इकोनॉमिक सर्वे का हमारे टेलीग्राम चैनल पर, पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर पर। उसका प्लेलिस्ट डला हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे का पूरा क्लासेस है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का क्लास चल रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल, हैव अ गुड डे।